प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। पुराने जमाने में लोगों को अक्सर ये सवाल परेशान करते थे कि चीजें बनी कैसे हैं। एक पेड़ कैसे बड़ा हो जाता है, बादल अपने आप कैसे बन जाते हैं। कुछ तो बीच में है जो आपस में जुड़कर किसी न किसी चीज में बदल जाता है। आज से लगभग 2500 साल पहले एक ऋषि हुआ करते थे जिनका नाम था कणाद। अक्सर चिंतन मनन करते थे। इनके भोजन इकट्ठा करने का ढंग बड़ा निराला था। ये खेतों में जाते और वहीं रुक जाते। जब सुबह किसान अपना अनाज काट कर ले जाते तो बचा हुआ अनाज चिड़ियों के पेट में जाता और अब जो अनाज बच जाता उसे ये चुनते थे। लोगों ने इन्हें कणाद कहना शुरू कर दिया क्योंकि ये कण चुनते थे। कण चुनने की इस प्रक्रिया में उन्होंने कणों की प्रकृति पर गौर करना शुरू कर दिया। वे अक्सर सोचा करते थे कि अगर इन कणों को और छोटा किया जाए तो क्या बनेगा। तब एक ऐसी स्थिति आएगी जब इस कण को और छोटा नहीं किया जा सकेगा। कैसा होगा पदार्थ का वो परमाणु। प्राचीन ग्रीक में डेमोक्रिटस नाम के दार्शनिक ने इसे एटम कहा था। यह ऐसा समय था जब पानी, हवा, मिट्टी और आग को ही लोग तत्व समझते थे। बाद में मानव ने सोने, लोहे, चांदी और पीतल में फर्क करना शुरू कर दिया था। अठारहवीं सदी की शुरुआत में कई और तत्वों का पता चला। उन दिनों इंग्लैंड के महान वैज्ञानिक जॉन डाल्टन मौसम पर काम कर रहे थे। वो हर दिन के तापमान को रिकॉर्ड करते और एक दिन ऐसा करते हुए उनके दिमाग में विचार आया कि पानी हवा के रूप में भी मौजूद रह सकता है। लेकिन अगर ये ठोस अवस्था यानी बर्फ के रूप में रहे तो हवा के साथ नहीं मिल सकता। ये क्यों होता है कि पानी गैसीय, द्रवीय और ठोसीय अवस्था में भी उपलब्ध हो सकता है। इस बात से वो इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि सारे पदार्थ छोटे छोटे कणों से बने हैं। गैसीय अवस्था में ये कण आसानी से इधर उधर विचरण कर सकते थे तथा अन्य गैसों से मिल सकते थे। द्रवीय अवस्था में इन कणों का विचरण गैसीय अवस्था की तुलना में कम तथा ठोस अवस्था की तुलना में ज्यादा होता है। ठोस अवस्था में ये कण ना के बराबर विचरण करते हैं। कुछ इसी तरह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर पानी बनाते हैं। इस आधार पर उन्हें लगा कि हर तत्व के परमाणु की प्रकृति अलग अलग होनी चाहिए। डेमोक्रिटस और कणाद की तरह वो भी यही मानते थे कि एटम के और टुकड़े नहीं हो सकते। कुछ वैज्ञानिक जैसे विलियम परोथ और नॉर्मन लोकेयर का मानना था कि एटम अपने से और छोटी इकाई से बना है और उन्होंने इसका आकार उस समय के ज्ञात सबसे छोटे एटम हाइड्रोजन के बराबर बताया था। जब बिजली का आविष्कार हुआ तो वैज्ञानिकों को लगता था कि तारों के अंदर बिजली को ले कौन जाता है। जब लोग दो तारों को एक साथ सटाते हैं तो अक्सर एक चिंगारी सी निकलती। उन्हें लगा कि जब बिजली हवा के संपर्क में आती है तो उसमें से चिंगारी फूटती है। अगर हवा को हटा दिया जाए तो क्या होगा? तब वैज्ञानिकों को विचार आया कि एक ग्लास ट्यूब में इसे परख कर देखते हैं। ग्लास ट्यूब में बिजली प्रवाहित की गई तो ट्यूब के अंदर चमक की एक परत दिखाई दी। उन्हें लगा शायद इसके अंदर हवा रह गई हो।
इसलिए उन्होंने बेहतर ट्यूब बनाई जिसमें हवा ही ना हो। जब इसमें बिजली प्रवाहित की गई तो ट्यूब में अंधेरा था, लेकिन ट्यूब के आखिरी सिरे पर एक हल्की सी चमक दिखाई दे रही थी। इसका मतलब था कि एक अदृश्य किरण थी जो खाली जगहों से गुजर रही थी। पर यह क्यों हो रहा था? क्या यह पॉजिटिव सिरे यानी एनोड से आ रही थी या फिर नेगेटिव सिरे यानी कैथोड की तरफ से आ रही थी? जब एनोड और कैथोड का स्थान बदल दिया गया तब पता चला कि कैथोड से यह निकल रही थी, इसलिए इस किरण का नाम कैथोड रखा गया। पर यह कैथोड किरण थी क्या? क्या सिर्फ रोशनी थी या कण? उस समय वैज्ञानिकों के लिए यह एक बड़ा सवाल था। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में वैज्ञानिकों को यह लगा कि कैथोड में नेगेटिव चार्ज है। कैथोड रे की प्रकृति समझते हुए थॉमसन ने पाया कि ये कण हाइड्रोजन एटम से भी 1000 गुना हल्के थे। उन्होंने इस सब एटॉमिक कण को कॉर्पसेल कहा, जिसे बाद में इलेक्ट्रॉन का नाम दिया गया। उस समय वैज्ञानिक ये भी जानना चाहते थे कि क्या कैथोड रेज में मुड़ने की क्षमता है। इस सवाल से जूझते हुए सन 1897 में जे थॉमसन ने अपना प्रसिद्ध कैथोड ट्यूब एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने एक ऐसा उपकरण बनाया जिसमें हवा का दबाव न के बराबर था। ऐसा करने वाले वो पहले व्यक्ति थे। जब उन्होंने बिजली प्रवाहित की तो उन्होंने साफ देखा कि दो चार्ज प्लेटों के बीच कैथोड रे मुड़ी थी। उन्हें विश्वास हो चला था कि ये कण हैं। अब वो दो चीज जानना चाहते थे, कैथोड रे कण का मास यानी द्रव्यमान और इसमें इलेक्ट्रिक चार्ज कितना है। उन्होंने इस ट्यूब में एक मैग्नेटिक क्षेत्र बनाया ताकि एक दिशा में कैथोड रे को मोड़ा जा सके, साथ ही दूसरी दिशा में मोड़ने के लिए उन्होंने एक विद्युत क्षेत्र बनाया। जब दोनों क्षेत्रों का समन्वय हुआ तो कैथोड रे एक सीधी रेखा में चली गई। इससे उन्होंने कैथोड रे के एक इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान और इलेक्ट्रिक चार्ज का पता कर लिया। अब उन्होंने लगभग हर धातु के साथ ये प्रयोग दोहराया। सबके नतीजे एक जैसे थे। इस प्रयोग से उन्हें एक बात समझ आ गई कि ये इलेक्ट्रॉन परमाणु का हिस्सा थे। इस आधार पर थॉमसन ने परमाणु की संरचना से संबंधित अपना मॉडल प्रस्तुत किया, जो एक क्रिसमस केक की तरह था। इस मॉडल के अनुसार परमाणु एक पॉजिटिव चार्ज वाला गोला था, जिसमें इलेक्ट्रॉन क्रिसमस केक में लगे ड्राई फ्रूट्स की तरह थे। इसे प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा जाता है। इसे तरबूज के उदाहरण से और भी आसानी से समझा जा सकता है। इसके अनुसार परमाणु में पॉजिटिव चार्ज तरबूज के खाने वाले लाल भाग की तरह बिखरा है, जबकि इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज वाले गोले में तरबूज के बीज की तरह धंसे हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज एक महान उपलब्धि थी, जिसने अब तक की उन प्रचलित धारणाओं को गलत साबित कर दिया, जहां पदार्थ के सबसे छोटे कण परमाणु से भी छोटे कण की खोज की जा चुकी थी। ये एक ऐसा काल था जब विज्ञान की गुत्थियां एक एक कर सुलझती जा रही थी। जर्मन वैज्ञानिक विल्हम रॉन्टजन ने एक्सरे किरणों की खोज कर ली थी। रॉन्टजन के एक्सरे को जब फ्रांस के वैज्ञानिक हेनरी बेकुड्रेल चमकीली चीजों पर परख रहे थे, तो उन्हें एक अलग तरह की ही किरण का बोध हुआ, जो एक्सरे से बिल्कुल अलग थी। उन्हें बाद में पता चला कि यह चमकीली चीज यूरेनियम थी, जो एक रेडियो एक्टिव तत्व है। उन दिनों मैरी क्यूरी और पियरे क्यूरी भी बेकुड्रेल के इस नए प्रयोग को परख रहे थे और जानना चाहते थे कि इस तरह के और कितने तत्व रेडियो एक्टिव हैं। इस प्रक्रिया में उन्होंने पोलोनियम और रेडियम को खोज निकाला। उन दिनों न्यूजीलैंड के वैज्ञानिक अर्नेस्ट रदरफोर्ड थॉमसन की प्रयोगशाला में काम कर रहे थे। उनका ध्यान भी रेडियो एक्टिविटी की तरफ गया और उन्होंने इस दिशा में काम करना शुरू कर दिया।
किसी तत्व को रेडियो एक्टिविटी तब कहते हैं जब उसमें से खास किस्म की तरंगे या कण निकलते हैं और वो तत्व खुद ही अन्य तत्वों में टूट जाता है। ये तत्व अब तक के ज्ञात सारे तत्वों से भारी है। प्राकृतिक तत्वों में सबसे भारी तत्व यूरेनियम इसी श्रेणी में आता है। सन 1898 में अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने जब रेडियो एक्टिव तत्व रेडियम की प्रकृति समझने की कोशिश की तो उन्होंने एक चेंबर में रेडियो एक्टिव पदार्थ रखा। चेंबर के दोनों तरफ सामने उन्होंने 2 चार्ज प्लेटें रखी, जिनमें से एक का चार्ज पॉजिटिव और दूसरे का चार्ज नेगेटिव था। अब उन्होंने सामने एक फोटोग्राफिक प्लेट लगाई। जब चेंबर से रेडियो एक्टिव कण निकले तो उन्होंने फोटोग्राफिक प्लेट पर 3 धब्बे देखे, जिनमें से 2 निशान काफी पास थे और तीसरा निशान उन दोनों से दूर था। अब उन्हें इस बात का अंदाजा हो गया था कि रेडियो एक्टिव चेंबर से 3 प्रकार के कण निकले थे, जिनमें से कुछ कण पॉजिटिव प्लेट की तरफ विचलित हुए, कुछ कण नेगेटिव प्लेट की तरफ मुड़े तथा कुछ सीधे निकल गए। नेगेटिव प्लेट की तरफ मुड़े कणों को अल्फा कहा गया तथा यह भी बताया गया कि उनमें पॉजिटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव प्लेट की तरफ मुड़े कणों को बीटा बताया गया, जिनका चार्ज नेगेटिव था। जो कण सीधे चले गए उन्हें गामा कहा गया और इन कणों की प्रकृति समझाई गई। बीटा कणों में इलेक्ट्रॉन होते हैं। हल्के होने के कारण ये बहुत ही तेज गति से भागते हैं। इन्हें सिर्फ एल्यूमिनियम की पट्टी से रोका जा सकता है। वहीं अल्फा किरणों के बारे में उन्होंने ये कहा कि इसमें पॉजिटिव चार्ज होता है। भारी होने के कारण इनकी गति तेज नहीं होती और इन्हें सिर्फ कागज से रोका जा सकता है। अब तक थॉमसन के परमाणु का मॉडल सर्वमान्य हो गया था, लेकिन रदरफोर्ड को अक्सर लगता था कि अगर इसमें सिर्फ नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन हैं, तो फिर अल्फा किरणों में पॉजिटिव चार्ज कहां से आया। उन्नीस 1911 में रदरफोर्ड के सहयोगी हंस गाइगर ने प्रसिद्ध गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट किया। दरअसल अब इस बात का पता चल चुका था कि अल्फा कणों को मात्र एक कागज की सहायता से रोका जा सकता है। इसलिए एक ऐसी चीज की जरूरत थी जो कागज से भी पतली हो तथा जिसे अल्फा कण आंशिक तौर पर पार कर सकें। गीगर का ध्यान सोने की ओर गया। सोना तो बहुत नाजुक होता है तथा इसे किसी भी रूप में ढाला जा सकता है। इसी गुण के कारण सोने की बहुत ही पतली पन्नी बनाई जा सकती है। यही कारण था कि गाइगर ने अपने प्रयोग के लिए गोल्ड फॉयल का इस्तेमाल किया। उन्होंने पॉजिटिव चार्ज वाले अल्फा कणों की एक बीम की बौछार की। उस बीम को उन्होंने फ्लोरोसेंस की एक गोला आकार की स्क्रीन पर छोड़ा। अल्फा कणों की बीम जैसे ही सीधे स्क्रीन से टकराई तो स्क्रीन चमक उठी। अब उन्होंने कणों की बीम के बीच में एक पतली सोने की फॉयल को रखा। रदरफोर्ड ने देखा कि ज्यादातर कण उसी तरह फॉयल के आर पार हो गए, लेकिन कुछ कण फॉयल से टकराकर अपने पथ से विचलित हो गए। उस समय गीगर के साथ उनके 20 वर्षीय शिष्य अर्नेस्ट मार्टसन भी प्रयोगशाला में काम कर रहे थे। उन्हें यह देखने के लिए कहा गया कि क्या अल्फा कण अपने पथ से विचलित हो रहे थे। 2 दिन बाद उन्होंने रदरफोर्ड को आकर बताया कि उन्होंने कभी कभी अल्फा कणों को अपने पथ से विचलित होते देखा है। रदरफोर्ड के लिए यह अविश्वसनीय था। उन्होंने फौरन इसकी तुलना एक गोली से कर दी। यह ठीक वैसा ही है अगर किसी कागज पर गोलियां चलाई जाएं और उनमें से एक वापस आकर आपको लगे, लेकिन ये कण सोने की पन्नी से टकराकर कभी कभी अपने पथ से विचलित क्यों हो रहे हैं। रदरफोर्ड के गुरु थॉमसन के प्लम पुडिंग मॉडल को रदरफोर्ड ने भी मान लिया था, लेकिन अल्फा कणों की वापसी को यह मॉडल व्याख्यायित नहीं कर पा रहा था। रदरफोर्ड इतनी उलझन में पड़ गए कि उन्होंने दिन रात इस प्रयोग को दोहराना शुरू कर दिया। अचानक एक दिन आकर उन्होंने गाइगर से कहा कि उन्हें पता चल गया है कि परमाणु कैसा होता है। उनके अनुसार परमाणुओं के बीच आमतौर पर खाली जगह होती है, लेकिन वहां क्या था कि जिससे टकराकर अल्फा कण वापस जा रहे थे।
हालांकि पलटकर वापस आने वाले कणों की संख्या काफी कम थी, लगभग 10,000 में एक। उन्हें बात समझ में आ गई कि परमाणु के बीच में कुछ तो जरूर है। उन्होंने जब बार बार इस एक्सपेरिमेंट को दोहराया तो उन्हें पता चला कि अंदर पॉजिटिव चार्ज वाली कुछ चीज है। उनके अनुसार परमाणु का एक केंद्र है जिसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। इसके केंद्र यानी नाभिक या चार्ज पॉजिटिव हैं, जो इलेक्ट्रॉन के नेगेटिव चार्ज के साथ एक संतुलन बनाए रखता है। परमाणु का सारा भार उसके नाभिक में होता है और नाभिक का आकार परमाणु से हजारों गुना छोटा होता है। अगर एक परमाणु का आकार फुटबॉल स्टेडियम जितना है तो उसके नाभिक का आकार स्टेडियम के अंदर रखे फुटबॉल के आकार का होगा। सन 1903 में जापान के वैज्ञानिक हंताओ नागाओका पहले ही इस निष्कर्ष पर पहुंच गए थे कि एटम इलेक्ट्रॉन से बना है जो नाभिक के चक्कर लगाता है। तब रदरफोर्ड की खोज में निराली बात क्या थी? रदरफोर्ड ने दरअसल इसे अपने लगातार प्रयोगों से साबित किया था। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि उन्होंने ये पता लगाया कि एक परमाणु के अंदर का ज्यादातर हिस्सा खाली होता है, यानी 99.9% हिस्सा खाली, और इसके नाभिक से इलेक्ट्रॉन इस तरह बंधे होते हैं मानो कोई चुंबक हो। अब पदार्थ की सबसे छोटी इकाई की गुत्थी सुलझ गई थी, यानी दुनिया की सारी चीजें एक ऐसे न दिखाई देने वाले कण से बनी हैं जिसका अधिकतर हिस्सा खाली होता है। परमाणु के नाभिक की खोज तो हो गई थी, लेकिन क्या नाभिक भी छोटे छोटे कणों से बना है? यह सवाल अभी भी रदरफोर्ड को परेशान कर रहा था। एक बार जब वो नाइट्रोजन गैस के अंदर अल कणों की बौछार कर रहे थे तो उन्होंने वहां अजीब चीज देखी। वहां हाइड्रोजन गैस के एटम का नाभिक था। यह क्या हो रहा था? क्या सारे तत्वों के एटम में हाइड्रोजन के नाभिक होते हैं? जब उन्होंने ऑक्सीजन गैस पर अल्फा कणों की बौछार की तो वहां भी यही नतीजे मिल रहे थे। सारे तत्वों में हाइड्रोजन के परमाणु के नाभिक क्यों होंगे? ये जरूर कोई मौलिक कण है जो नाभिक में मौजूद रहता है। उन्होंने इसका नाम ग्रीक भाषा में प्रोटॉन रख दिया, जिसका मतलब होता है प्रथम। लेकिन अभी भी एक दुविधा थी। प्रोटॉन के अंदर नाभिक का पूरा भार तो नहीं होता। इस आधार पर उन्होंने तय किया कि पॉजिटिव चार्ज वाले प्रोटॉन नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन आपस में मिलकर कोई न्यूट्रल कण बना ही सकते हैं। वो इस दिशा में आगे काम नहीं कर पाए, लेकिन 1932 में रदरफोर्ड के इस विचार को आगे बढ़ाकर जेम्स चैडविक ने परमाणु के तीसरे कण की खोज कर ली, जिसे आज हम न्यूट्रॉन कहते हैं। अब परमाणु के अंदर क्या है पता चल चुका था। परमाणु के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन उसके नाभिक का चक्कर लगाते हैं। आज एटम की खोज ने दुनिया का हुलिया ही बदल दिया है। अब इसी पदार्थ के सबसे छोटे कण के सहारे दुनिया के बड़े बड़े काम हो रहे हैं। एटम का शाब्दिक अर्थ होता है न टूटने वाली चीज, लेकिन रदरफोर्ड ने इसके नाभिक को खोजकर इसका अर्थ ही बदल दिया है।